नमस्कार दोस्तों, चलिए लेकर के आ गए हैं आपके लिए नॉन स्टॉप टेस्ट नंबर 18। जी हाँ दोस्तों, अभी तक के 18 टेस्ट कराए जा चुके हैं। आज 18वें सेट का ही क्या है कि डिस्कशन कराने जा रहे हैं। ठीक है, तो दोस्त जो लोग एनटीपीसी या ग्रुप डी की तैयारी करना चाह रहे हैं और जीके जीएस की अगर तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जितने भी टेस्ट होते हैं उसका डिस्कशन आपको यहीं पे देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, और अगर टेस्ट में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं एनटीपीसी या ग्रुप डी के लिए तो दोस्त आप टेस्ट में भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि ये टेस्ट जो है एग्जाम तक के चलेगी। जब तक आपका एग्जाम ना हो जाए तब तक ये टेस्ट चलती रहेगी। और इस टेस्ट में दोस्त जान लीजिए ये चीजें कि आपके जो सीबीटी होने वाली है उसी को ध्यान में रखते हुए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, तो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। और जो लोग टेस्ट नहीं देते हैं कोई बात नहीं है दोस्त, आप यहां पे डिस्कशन वीडियो शुरू से अंत तक के देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। तो टेस्ट कैसे देना है ये आपको हम लास्ट में बता देंगे, तो कम से कम बने रहिएगा लास्ट तक के, आप देख लीजिएगा कि टेस्ट आप कहां से दे सकते हैं। ठीक है, देखिए इसमें आप थोड़ा सा टेस्ट के बारे में आपको बताते हैं कि इसमें क्या होता है ना कि स्टैटिक जीके, जो जीके होता है उसके 20 क्वेश्चन डाले जाते हैं और जनरल साइंस के क्या होता है कि 20 क्वेश्चन डाले जाते हैं। टोटल अगर देख लिया जाए तो आपको टेस्ट में 40 क्वेश्चन प्रोवाइड कराए जाते हैं। ठीक है, वो भी डेली होता है, तो आप टेस्ट में पार्टिसिपेट कीजिएगा, पता लग जाएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें क्या कर लेते हैं कि अभी फिलहाल जीएस के क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, जीएस के क्वेश्चन को डिस्कस कराते हैं, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट होता है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, तो चलिए देरी नहीं करते हैं, फटाफट देख ही लेते हैं। देखिए इसमें क्या है कि आपका जीएस है, जीएस में आपको बता ही दिया कि 20 क्वेश्चन रहता है। तो पहला नंबर क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं और बने रहिएगा अंत तक के, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो आपके एग्जाम में आते रहते हैं क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये पहला नंबर क्वेश्चन आपको दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक है जो जड़त्व के नियम, गति के समीकरण या उसके संबंधित जो है खोज किया था, ये हमें जानना है। ठीक है, तो इस ऑप्शनों में से देख लीजिए, चारों ऑप्शनों में से आप फटाफट बता दीजिए हमको कि जड़त्व के नियम, गति के समीकरण का खोज जो है सबसे पहले किसने किया था। ठीक है, बहुतों लोगों ने इसमें क्या किया है कि न्यूटन साहब को खोज रहे थे, क्योंकि न्यूटन साहब ने ही जड़त्व का नियम दिया था। आपको पता ही है कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को ही क्या कहते हैं हम लोग, जड़त्व के नियम कहते हैं। लेकिन उससे भी पहले किसी वैज्ञानिक ने जड़त्व के नियम का खोज किया था। अब किसने किया था ये हमें जानना है ऑप्शन में। चलिए बताते हैं आपको ऑप्शन। ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि करेक्ट होगा, गैलीलियो। गैलीलियो साहब ने ही क्या किया था कि सबसे पहले जो है जड़त्व के नियम का खोज किया था। ठीक है, अब थोड़ा सा इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स जान लीजिए, कैसे पता चलेगा कैसे नहीं चलेगा ये जान लीजिए। देखिए ये गैलीलियो साहब है, गैलीलियो साहब ने ही सबसे पहले क्या किया था कि जड़त्व के नियम का खोज किया था। इन्होंने सबसे पहले क्या कहा था ये थोड़ा सा जान लीजिए। इन्होंने ये चीजें कहा था कि मान लीजिए कि कोई वस्तु है और उस पर अगर फोर्स लगाते हैं तो वो वस्तु क्या है कि गति में ही चलती रह जाएगी। क्या होगी, गति में ही चलती रह जाएगी। लेकिन इन्होंने ये चीजें नहीं बताया कि कब जाके रुकेगी। इन्होंने ये चीजें नहीं बताया था, गैलीलियो साहब ने ये चीजें नहीं बताया था। सिर्फ बता दिए थे कि किसी वस्तु पर अगर बल लगाइए तो वो गति में बन जाएगी और वो चलता जाएगा, इसी को जड़त्व का नियम हम लोग कहते हैं। ठीक है, ये गैलीलियो साहब का कहना था। दूसरी इनकी ये चीजें बातें थी कि अगर किसी वस्तु को ऊपर से अगर आप गिराते हैं तो उसकी गति, स्पीड जो होती है वो बढ़ती चली जाती है। ये किसका कहना था, गैलीलियो साहब का कहना था। ठीक है, इसके बाद जो है न्यूटन साहब आए थे। गैलीलियो साहब के बाद जो है न्यूटन साहब आए थे, इन्होंने इन्हीं के प्रिंसिपल में क्या किया था कि कुछ ऐड कर दिया था। न्यूटन साहब ने क्या किया कि इन्हीं के दिए गए स्टेटमेंट में कुछ ऐड कर दिया था। क्या ऐड कर दिया था तो आपको पता ही है कि क्या ऐड किया गया था। इन्होंने जड़त्व के नियम से विराम का जड़त्व और जो है गति का जड़त्व इन्होंने दिया था न्यूटन साहब ने। ठीक है, क्या दिया था, विराम का जड़त्व और गति का जड़त्व इन्होंने दिया था, जिसमें आपको हम बताते हैं कि विराम के जड़त्व में इन्होंने क्या ऐड किया था गैलीलियो साहब के स्टेटमेंट में। ये चीजें ऐड किया था न्यूटन साहब ने कि अगर कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो उसको क्या कीजिए कि उस पर बाहरी बल अगर लगाइएगा तो वो गति में आ जाएगी। अब वो तब तक गति में बनी रहेगी जब तक कि मान लीजिए उस पर कोई बाहरी बल अप्लाई न कर दिया जाए। ठीक है, तो ये विराम का जड़त्व था, गति के जड़त्व मतलब कि वो चल रहा है तो उसको जब तक रोकिएगा नहीं तब तक वो रुकेगा नहीं। तो ये दो नियम जो है क्या किए थे कि न्यूटन साहब ने ऐड कर दिए थे गैलीलियो से लेकर के। ठीक है, जब ये जान लीजिए कि गैलीलियो साहब थे, ये गैलीलियो साहब जब तक थे तब तक इनको जो है बल के बारे में तो पता था कि कोई भी वस्तु अगर विराम अवस्था में है, अगर उस पर बल लगाते हैं तो वो गति में आ जाती है, बल होता है। लेकिन किस तरह की बल अप्लाई होती है उन्हें ये चीजें ज्ञात नहीं था इस गैलीलियो साहब को। न्यूटन साहब को पता हो गया था, न्यूटन साहब को पता हो गया था कि कौन सी बल अप्लाई होती है। जैसे कि मान लीजिए आपको पढ़े होइएगा कि न्यूटन साहब जब स्कूल से निकल करके एप्पल के, सेब के पेड़ के नीचे बैठ गए थे तो एक सेब उनके माथा पर गिरा था, तो उन्होंने ये डिस्कस किया था नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गिरा। तो उन्होंने ही गुरुत्वाकर्षण की खोज की थी। तब ये न्यूटन साहब के आने के बाद जो है ये गुरुत्वाकर्षण
पता चला कि गुरुत्वाकर्षण नाम का एक कोई बल भी होता है, नहीं तो उससे पहले गैलीलियो साहब को पता नहीं था कि गुरुत्वाकर्षण बल होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अक्सर हाँ ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। सेकेंड नंबर आपको दे दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सा वैज्ञानिक जो है बैरोमीटर का आविष्कार से जुड़ा हुआ है। ठीक है, देखिए बैरोमीटर का आविष्कार किससे जुड़ा हुआ है ये थोड़ा सा जान लेते हैं, फिर उसके बाद आपको बैरोमीटर के बारे में भी बता देंगे, क्योंकि बैरोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आते रहते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए ये फर्स्ट नंबर वैज्ञानिक, ये फर्स्ट नंबर जो है आपका वैज्ञानिक क्या है, ये इवेंजेटिया जो है, ये क्या है कि आपका जो है बैरोमीटर का खोज इन्होंने ही किया था। ठीक है, अब ये चीजें जान लीजिए कि बैरोमीटर, जैसे कि आपको पता ही है कि बैरोमीटर क्या करता है, बैरोमीटर क्या करता है, ये बैरोमीटर है। बैरोमीटर कई तरह के होते हैं, जैसे कि पारावाला बैरोमीटर हो गया, आप तो डिजिटल बैरोमीटर भी है, तो डिजिटल बैरोमीटर का भी इस्तेमाल करते हैं। बेस्ट होता है पारावाला बैरोमीटर। ठीक है, पारावाला बैरोमीटर सबसे बेस्ट होता है। अब ये चीजें जान लीजिए कि बैरोमीटर क्या करता है, वायुमंडलीय दाब मापने का क्या करता है कि काम करता है। क्वेश्चन आपको एग्जाम में दिए जाते हैं कि वायुमंडलीय दाब को कौन मेजर करता है, तो ये बैरोमीटर करता है। उसमें कभी कभी ये क्वेश्चन दे देता है कि इसका पाठ्यांक जो है, अगर मान लीजिए कि एकाएक डाउन होना शुरू होता है तो किसका संकेत होता है, तो इसका पाठ्यांक जो होता है अगर नीचे अगर डाउन होना शुरू होता है एकाएक, तो ये आंधी और तूफान आने का संकेत देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको बताते हैं। अगर ये पाठ्यांक धीरे 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 अगर ऊपर चढ़ रहा है तो इसका संकेत क्या होता है, इसका संकेत ये होता है कि मौसम क्लीन होने वाला है, साफ होने वाला है, स्वच्छ होने वाला है, किसी भी तरह का जो है बारिश या मौसम खराब नहीं होगा। तो पाठ्यांक ऊपर चढ़ेगा, मौसम साफ होगा, पाठ्यांक एकाएक नीचे गिरेगा तो ये आंधी और बारिश आने का संभावना रहता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं एग्जाम में। चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि मान लीजिए कि आप भारी व्यायाम करते हैं, मतलब एक्सरसाइज करते हैं या दौड़ लेते हैं या ज्यादा थकावट हो जाती है, उसके वजह से क्या होता है कि आपके पैरों में, हाथों में या बॉडी में क्या होता है कि पेन होना शुरू हो जाता है। तो वो पेन जो होता है वो किस वजह से होता है शुरू, हमें ये चीजें जानना है। ठीक है, देखिए जब आप ज्यादा एक्सरसाइज कर लीजिएगा तो या दौड़ लीजिएगा तो क्या होता है कि आपके शरीर में जो होता है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, लैक्टिक एसिड जो होता है वो क्या होता है कि एकत्र हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको जो है पेन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर, लैक्टिक अम्ल के जमा होने की वजह से। वही सेकेंड दे जाइए तो जो जमा लैक्टिक एसिड होता है वो क्या होता है ब्रेक होना शुरू हो जाता है। तो लगातार एक सप्ताह आप रनिंग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, तो वो क्या होता है कि ब्रेक हो जाता है, उसके बाद वो जमता नहीं है, उसका जो सर्कुलेशन जो होता है क्या बॉडी में बना हुआ रहता है, जिसकी वजह से न जमने की वजह से आपको फिर पेन नहीं होता है। लेकिन फर्स्ट टाइम आप कीजिएगा तो लैक्टिक अम्ल जो है जमा हो जाएगा, आपको दर्द होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला नंबर देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि विश्राम की अवस्था में, मान लीजिए कि आप रेस्ट पोजीशन में हैं, आराम कर रहे हैं, थक के आए हैं, रात में सो रहे हैं, उस कंडीशन में एक वयस्क है, यंग आदमी है, उसकी श्वसन दर जो होती है पर मिनट में कितनी होती है ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे तो जनरली आप जो है सांस लेते हैं तो कितना 18 से 20 बार जो है एक मिनट में सांस ले लेते हैं। रेस्ट पोजीशन में क्या होता है कि 15 से 18 बार सांस लेते हैं। क्या 15 से 18 बार सांस लेते हैं, ध्यान रखिएगा ये। अब इससे ना इतना मतलब थोड़ा सा कम क्यों हो जाता है, कम इसलिए होता है मान लीजिए कि जनरली आप चलते हैं तो आपके अंदर क्या होता है कि ऑक्सीजन की कमी होता है, जिसकी वजह से सांस जल्दी जल्दी लेते हैं, उस ऑक्सीजन को पूर्ति करते हैं। तो ये 18 से 20 बार क्या होता है कि आप सांस ले लेते हैं। लेकिन रेस्ट पोजीशन में क्या होता है कि आप चलते नहीं है, आराम से लंबा सांस लेते हैं, खर्राटा सांस लेते हैं। तो एक मिनट में आप जो है 15 से 18 बार सांस लेते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये सेकेंड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा। और बच्चों की अगर कह दे कि बच्चे जो रेस्ट करते हैं तो वो कितनी बार जो है सांस लेते हैं, तो जान लीजिए बच्चे जो होते हैं वो 60 से लेकर के 100 बार जो है एक मिनट में सांस लेते हैं। बस बच्चों की जो है सांस जो है तेजी से चलती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर ये दे दिया है कि श्रोता और परावर्तक जो होता है उसके न्यूनतम के बीच की दूरी जो होता है वो न्यूनतम कितनी होती है जिससे वह प्रतिध्वनि यानी इको साउंड जो है वो सुन सके। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि आप कहीं दूर इलाके में जाइएगा तो मान लीजिए कोई दीवार उवार है या पहाड़ है, तो एक बार कहिएगा हेलो हेलो तो 4 बार सुनाई देगा आपको हेलो 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 करके, तो इको साउंड होता है। वो क्या होता है कि आप जो साउंड बोलते हैं वो रिटर्न होकर के आपको जो है वापस सुनाई देता है, तो उसी को हम ये प्रतिध्वनि कहते हैं या इको साउंड कहते हैं। ठीक है, तो उसकी डिस्टेंस मिनिमम कितनी होनी चाहिए ये हमें जानना है। देखिए उसकी डिस्टेंस जो होनी चाहिए दोस्त वो 17 मीटर के आसपास में होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 17 मीटर। ये थर्ड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा, 17 मीटर। वैसे 17.2 मीटर होता है, जान लीजिए ये चीजें, कहीं कहीं आपको दे देगा 17.2, तो उसको आप आराम से मार सकते हैं। ठीक है, अब ये चीजें जान लीजिए कि जैसे कि हम बोल रहे हैं, साउंड मेरे से निकल रहा है,
तो वो परावर्तक सतह होता है, वहां से टकरा करके जो है वापस आने में कितना वक्त लगता है, क्योंकि ये कभी कभी क्वेश्चन आपको पूछ देता है। तो देखिए, जो हम साउंड बोल रहे हैं उसको टकरा करके हमारे कानों तक जो आने में समय लगता है वो 0.1 सेकेंड लगता है। कितना? 0.1 सेकेंड। 0.1 सेकेंड करने का मतलब 1/10 सेकेंड। और हमारे दिमाग में या मस्तिष्क या कानों में करिए, एक तरह से कानों में जो साउंड होता है वो कितने समय तक के रहता है? वो भी 1/10 सेकेंड ही तक रहती है, मतलब 0.1 सेकेंड तक रहती है। तो ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछते थे एग्जाम में, इस सबको थोड़ा सा याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि वह धातु जो इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के साथ साथ क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन खोने की क्षमता रखता है, उसे हमें क्या करना है कि जानना है कि कौन है। देखिए जनरली क्या होता है ना, धातु क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रवृत्ति रखता है, पॉजिटिव अपने आप को धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, ये तो हम लोग पढ़े होंगे। और अधातु जो होता है वो क्या करता है कि इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति रखता है, जिससे क्या होता है कि वो इलेक्ट्रॉन गेन करने की, प्राप्त करने की प्रवृत्ति रखता है, जिससे वो क्या होता है कि ऋणायन बनता है। लेकिन हमको इसमें ऐसे धातु चुन लेना है जो क्या करता है कि धातु मतलब इलेक्ट्रॉन्स को त्याग भी करता है और ग्रहण भी करता है। ठीक है, देखिए वैसे ये आपका क्या होगा कि फर्स्ट नंबर आंसर करेक्ट होगा फ्लोरीन। फ्लोरीन ही क्या करता है कि धातु इलेक्ट्रॉन्स को त्यागने और ग्रहण करने की प्रवृत्ति रखता है, इसीलिए आपको देखते हुए फ्लोरीन जो है सबसे ज्यादा नेगेटिव होता है, मतलब ऋणात्मक होता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि दो सदिशों का परिमाण जो होता है, रिजल्टेंट जो होता है वो सबसे छोटा किसमें होगा, ये हमें जानना है। तो इन चारों ऑप्शनों को देखिए बता दीजिए। डिग्री में दे दिया है कि दो सदिशों के बीच जो है कौन सा कोण है जो सबसे छोटा होगा। या ये 180 रखिएगा तो -1 में आ जाएगा। cos 80 डिग्री का मान जो होता है वो -1 होता है, तो ये हो जाएगा 0 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा। तो इसमें देख लीजिए ये चीज होगा सबसे, अगर चारों में से ऑप्शन देखिएगा तो आपको जो है ये थर्ड नंबर ऑप्शन दिखाएगा, क्योंकि सबसे नेगेटिव में है ये। तो नेगेटिव में मान जो होता है वो सबसे कम होता है, इसलिए ये आपका 180 डिग्री जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है दोस्त, पूछे जाते हैं क्वेश्चन। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि निम्नलिखित में से कौन सा संबंध जो है वो सही है, ये हमें जानना है। ठीक है, तो देख लीजिए इसमें से संबंध हमें देख लेना है। इसमें दे दिया है गति बराबर जो है दूरी और समय के बीच जो है क्या करना है कि हमको संबंध बताना है। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम होता है। क्या होता है, स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम होता है। ध्यान रखिएगा, ये सेकंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। स्पीड बराबर डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड का कभी कभी होता है कि ऐसा यूनिट पूछ देता है तो ये मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस मीटर और समय जो होगा उसको सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड इसको हम लोग कहते हैं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है किसी वस्तु के भार के साथ दबाव का क्या होता है, ये हमें जानना है। देखिए कोई भी बॉडी है, कोई भी वस्तु है, उसका जितना भार होगा उतना ही क्या होता है कि दबाव होता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि आपके हथेली पर अगर मान लीजिए कि 1 kg का अगर जो है मान लीजिए कि कुछ बॉडी डाल दिया जाए तो आप कितना भार फील कीजिएगा, 1 kg के बराबर फील कीजिएगा। प्रेशर आपका क्या होगा कि थोड़ा सा कम लगेगा। 5 kg अगर डाल दिया जाए तो प्रेशर दबाव क्या होगा आपका, धीरे धीरे ज्यादा बढ़ने लगेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि वेट आपका ज्यादा है, भार ज्यादा है। तो भार ज्यादा होने पे क्या होता है कि दबाव बढ़ता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा कि ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि करेक्ट होगा कि वस्तु का अगर भार बढ़ जाए तो उसका दबाव भी बढ़ जाता है। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि दरवाजा जब हम खोलते हैं तो वो किसका उदाहरण होता है। देखिए दरवाजा हम खोलते हैं तो क्या हाथ से ध करके खोलते हैं, तो वो कॉन्टेक्ट फोर्स होता है। क्या होता है, कॉन्टेक्ट फोर्स होता है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये आपका थर्ड नंबर आंसर करेक्ट होगा कि वो कॉन्टेक्ट फोर्स का उदाहरण है दरवाजा खोलना जो होता है सो। ठीक है, चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि टेलीफोन का आविष्कार जो है वो किसने किया था, ये हमें जानना है। ठीक है, तो इस चारों में से देख लीजिए, बता दीजिए कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था। देखिए कि टेलीफोन का आविष्कार जो किया था वो ग्राहम बेल साहब ने किए थे। कौन, ग्राहम बेल साहब ने। ध्यान रखिएगा, ये फर्स्ट नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा कि टेलीफोन का आविष्कार जो है ग्राहम बेल साहब ने किया था। कब किया था थोड़ा सा जान लीजिए, वो 7 मार्च जो है 1876 ईस्वी के आसपास में उन्होंने ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। ठीक है, अब देखिए ग्राहम बेल साहब के बारे में थोड़ा सा क्या है कि ये स्टोरी है, थोड़ा सा समझ लीजिए ये चीजें कि ग्राहम बेल साहब थे, उनकी एक गर्लफ्रेंड थी हेला। क्या नाम था, हेला। तो हेला और ये ग्राहम बेल साहब क्या था कि कहीं जा रहे थे, मतलब कि गए थे घूमने उमने के लिए, होता है ना कि चलो ठीक है घूम के, जैसे कि अभी मान लो कि कुंभ मेला चल रही है, उस तरह से गए। या कभी क्या हुआ कि बिछड़ गए थे, क्या हुआ था, बिछड़ गए थे एक दूसरे से। अब ग्राहम बेल साहब को क्या है कि ये चीजें सहन नहीं हो पाई थी, और ये चीजें क्या कर रहे थे कि अपनी गर्लफ्रेंड को खोज रहे थे, दर दर की ठोकरें खा रहे थे, दर दर भटक रहे थे अपनी गर्लफ्रेंड को खोजने के लिए, हेला हेला करके। ठीक है, तो मिल नहीं रही थी, इसके चक्कर में उन्होंने क्या किया था कि टेलीफोन का आविष्कार किया था। प्रत्येक घर में टेलीफोन लगा था और हर जगह उठा करके हेला हेला करते थे कि हेला हेला हेला,
उसी वजह से हेला हेला की जगह पे हेलो हो गया था। ठीक है, तो जब भी फोन उठाते हैं तो आप हेलो बोलते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक मात्र कल्पना है, स्टोरी है, ये हकीकत नहीं है। ग्राहम बेल साहब ने जब टेलीफोन का आविष्कार किया था तो आपको बताते हैं कि सबसे पहले उन्होंने जब फोन किया था वो किसे फोन किए थे? अपने फ्रेंड को फोन किए थे। थॉमस वाटसन करके नाम था, उन्होंने अपने फ्रेंड को ही सबसे पहले फोन किया था और हेलो कहा था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, ये सब थोड़ा सा याद करने के तरीके हैं और कुछ नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि वैज्ञानिक आधार पर परमाणु सिद्धांत का जो है प्रतिपादन सर्वप्रथम किसने किया था, ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए परमाणु सिद्धांत के आधार पर अगर कहा जाए तो ये परमाणु सिद्धांत का जो है प्रतिपादन किसने किया था? सबसे पहले वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पे। तो वैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर अगर देखा जाए तो परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन जो किया थे जॉन डाल्टन साहब ने सबसे पहले किए थे। ये फर्स्ट नंबर, जॉन डाल्टन साहब ने परमाणु सिद्धांत का सबसे पहले क्या किया था कि प्रतिपादन किए थे। इसके बाद बहुत सारे वैज्ञानिक आए थे, जैसे कि बाद में आ गए थे, क्या आ गए थे? थॉमस साहब भी आ गए थे, रदरफोर्ड साहब भी आए थे, चैडविक साहब आए थे। ये सभी ने फिर बाद में जो है क्या किए थे कि परमाणु पे जो है शोध किए थे। ठीक है, लेकिन सबसे पहले जॉन डाल्टन साहब का ही नाम आता है। चलिए अगला दिखा देते हैं क्वेश्चन। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि एक टेडपोल किस प्रकार के द्वारा जो है कहता है एक वयस्क मेढक में जो है विकसित हो जाता है, ये हमें जानना है। ठीक है, देखिए एक टेडपोल जो होता है, जो मेढक का बच्चा होता है, वो मेढक में कैसे कन्वर्ट हो जाता है, ये हमें जानना है। देखिए करेक्ट आंसर आपको बताते हैं कि वो काया पलट होता है। काया पलट क्या होता है? मतलब कायांतरण होता है उसको, ये चीजें कह सकते हैं। ये सेकेंड नंबर। इसमें होता क्या है, जब मेढक बच्चे देते हैं, ठीक है, क्या है कि जब मेढक अंडे देते हैं तो ये अंडे के रूप में होता है, फिर उसके बाद जो है ये बच्चे बनते हैं, तो इसको हम टेडपोल कहते हैं। फिर इसमें क्या होता है कि कायांतरण की प्रक्रिया होती है। कायांतरण की प्रक्रिया होने के बाद यह है क्या होता है कि ये धीरे धीरे मेढक में बदल जाते हैं। मेढक में क्यों बदलता है? क्योंकि ये जो टेडपोल होता है, इस टेडपोल में जान लीजिए कि इसके अंदर जो है थायराइड ग्रंथि होती है, ये तो पता है आपको। तो थायराइड ग्रंथि, जिसमें क्या होता है कि आपको पता ही है थायराइड में कि लवण की मात्रा होता है, तो ये थायराइड क्या होता है कि डेवलप होता है धीरे धीरे। तो मेढक के देखिएगा इसमें क्या होता है कि घेगा जो होता है इसका बड़ा सा होता है, तो ये थायराइड होता है। ये थायराइड से हार्मोन जो है स्त्रावित करते रहता है, धीरे धीरे ये बाद में जाकर के क्या होता है कि मेढक में कन्वर्ट हो जाता है कायांतरण के फलस्वरूप। तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं, देखिएगा। देखिए अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि पौधे का कहता है कि कौन सा भाग जो है प्रकाश संश्लेषण के लिए जो हवा से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करता है। ठीक है, देखिए प्रकाश संश्लेषण के लिए हवा से कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त करता है, किसके थ्रू होता है? तना के थ्रू तो होता नहीं है, जड़ के थ्रू होता नहीं है, कौन करता है? तो पत्ते करते हैं। पत्ता में कौन सा चीजें होता है? तो ये होता है स्टोमेटा। क्या होता है? स्टोमेटा होता है, जिसके थ्रू क्या होता है कि प्रकाश ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। ये सेकेंड नंबर, रंध्र, जिसको रंध्र कहते हैं। तो इसी के द्वारा क्या होता है कि बाष्पोत्सर्जन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी लिए जाते हैं जो प्रकाश संश्लेषण में काम आते हैं, फिर जो है ऑक्सीजन भी छोड़े जाते हैं इसी के थ्रू। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन आपको दे दिया है कि पिज्जा हो गया, बर्गर हो गया, नूडल्स हो गया, जितने भी फास्ट फूड हो गए, उसमें क्या होता है कि विटामिन सी जो होते हैं वो भरपूर होते हैं, उसके साथ उसमें क्या मौजूद होते हैं? देखिए जितने भी फास्ट फूड आप खाते हैं, पिज्जा से लेकर के, बर्गर से लेकर के, नूडल्स से, मोमोज से लेकर के, जितने भी चीजें, उसमें यह जान लीजिए कि उसमें जो होता है भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है? भरपूर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। अगर उसको आप खा लीजिएगा तो ये चीजें जान लीजिए कि दोबारा आपको भूख लगने वाली है नहीं। ज्यादा कार्बोहाइड्रेट होता है, एनर्जी ज्यादा प्रदान करता है, लेकिन हानिकारक भी होता है, इसको ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं कि ज्यादा कार्बोहाइड्रेट है तो इसको खाते रहें। अगला नंबर देख लीजिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि भोजन का कहता है कि वह घटक जो हमारी शरीर को क्या करता है कि संक्रमणों से लड़ने की मदद करता है, ये कौन सा है इसमें से? ठीक है, तो प्रोटीन के बारे में आप जानते होइएगा। तो प्रोटीन ही क्या होता है कि हमारे शरीरों के संक्रमण से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। ठीक है, ये फर्स्ट नंबर। इसीलिए बच्चों को कहा जाता है प्रोटीन युक्त जो है भोजन खिलाना चाहिए। ठीक है, और वैसे जान लीजिए कि शरीरों के संक्रमण से लड़ने की जो क्षमता होती है वो लिम्फोसाइट में भी होती है, जिसको WBC हम लोग कहते हैं। तो वो खरोच रोच हो जाता है तो क्या होता है कि अंदर से जो पानी निकलती है वो लिम्फोसाइट होता है, जिसको हम व्हाइट ब्लड सेल कहते हैं। तो वो भी क्या होता है कि संक्रमण से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि ब्रह्मांड में दो पिंडों के बीच क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। तो वो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो किस पर निर्भर नहीं करता है, ये हमें जानना है। ठीक है, तो इन चारों ऑप्शनों में देख लीजिए, आप बता दीजिए। देखिए गुरुत्वाकर्षण बल का सबसे पहले तो फॉर्मूला जान लीजिए, उसके बाद आप आसानी से बता सकते हैं कि गुरुत्वाकर्षण बल जो है वो किस पे डिपेंड है, किस पे डिपेंड नहीं है। तो गुरुत्वाकर्षण जो ब्रह्मांड में होता है, दो पिंडों के बीच जो बल लगता है वो होता है कैपिटल F बराबर कैपिटल G इंटू M1 इंटू M2 बाई R स्क्वायर होता है। ठीक है, मतलब बल जो होता है वो द्रव्यमान है M1 M2, ये चीजें जान लीजिए। तो और ये बाई R स्क्वायर जो है वो बीच की दूरी है, तो बीच की दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है, तो बीच की दूरी पे भी डिपेंड करती है, मतलब फर्स्ट नंबर पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, दूसरी ये चीजें है
कि द्रव्यमान पे भी डिपेंड करती है, ये सेकेंड नंबर, उस पर भी डिपेंड करती है। थर्ड नंबर जान लीजिए कि द्रव्यमान के योग, ये थर्ड नंबर, द्रव्यमान का योग दिख रहा है नहीं ना, द्रव्यमान का गुणनफल है, तो द्रव्यमान के गुणनफल डिपेंड करती है, न कि योग पे। तो ये थर्ड नंबर आपका आंसर क्या होगा कि बिल्कुल करेक्ट होगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कि ब्रह्मांड में जो बल लगती है वो द्रव्यमान के योग पे डिपेंड नहीं करती है, बल्कि गुणनफल पे डिपेंड करती है। तो ये थर्ड नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दिखा देते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि निम्नलिखित में से कहता है किस पैमाने में ऋणात्मक संख्या नहीं होती है, ये हमें जानना है। ठीक है, तो आप देख लीजिए, इसमें से बताइए कि नेगेटिव किस में नहीं होती है, ऋणात्मक मान नहीं होता है, ये हमें जानना है। देखिए सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में क्या कभी आप नेगेटिव देखे हैं? बिल्कुल देखे हैं, क्योंकि -273 डिग्री तक के नेगेटिव चला जाता है, जिसको परम शून्य ताप कहते हैं। तो नेगेटिव जाता है इसमें, तो इसमें नेगेटिव होता है, लेकिन हमें वैसा चुनना है जिसमें नेगेटिव पैमाना नहीं होता है। ठीक है, दूसरा नंबर देख लीजिए केल्विन। केल्विन को कभी आप नेगेटिव में देखे हैं? नहीं देखे होइएगा, क्योंकि जीरो केल्विन जो होता है वो -273 डिग्री सेल्सियस होता है। जीरो केल्विन बराबर -273 डिग्री सेल्सियस। 273 डिग्री सेल्सियस के नीचे टेम्परेचर जा ही नहीं सकता है, क्योंकि वो परम शून्य ताप होता है। जब उसके नीचे टेम्परेचर नहीं जाएगा तो केल्विन नीचे कहां जाएगा, वो जीरो तक ही रह जाएगा। तो ये आपका क्या होगा कि ये सेकेंड नंबर आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा कि केल्विन। केल्विन कभी भी क्या होता है कि नेगेटिव में नहीं होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया कि जब दो परमाणु के नाभिक संयुक्त होते हैं तो उसे क्या कहते हैं? मतलब जो दो परमाणु के नाभिक आपस में जुड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं? हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि दो छोटे छोटे परमाणु जब आपस में जुड़ते हैं तो उसको नाभिकीय संलयन के नाम से जानते हैं, या परमाणु संलयन के नाम से जानते हैं। तो परमाणु की बात है कि यह परमाणु संलयन कहेंगे इसे। ठीक है, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा। वही एक बड़ा परमाणु टूट करके दो या दो से अधिक भागों में बिखर जाता है तो उसको हम जो है विखंडन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जिसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर ये क्वेश्चन दे दिया है कि यदि कहता है कि यदि अगर वोल्ट मीटर का सूचकांक जो है कहता है स्केल से कि 0 पर जो है ठीक से नहीं है तो त्रुटि क्या कहलाएगा? देखिए अगर आप वोल्ट मीटर ले रखे हैं या कोई भी मीटर ले रखे हैं, अगर उसकी त्रुटि जो है सही ढंग से नहीं दिखा रही है या उसमें सही तरह से मेजर नहीं दिखाई दे रही है, तो वो क्या होता है, वो इसके सिस्टम में फॉल्ट होता है। क्या होता है? सिस्टम में एरर होता है, सिस्टम में फॉल्ट होता है। ठीक है, ये सेकेंड नंबर आपका आंसर करेक्ट होगा कि सिस्टम में फॉल्ट होगा। तो दोस्त इतने क्वेश्चन थे जो आपके जीएस के क्वेश्चन थे, जो जनरल साइंस से आपको दिए गए थे। ठीक है दोस्त, अगले दिन क्या होगा कि स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आपको डिस्कस करा दिया जाएगा। ठीक है, तो दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, जो लोग अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं। और जो लोग कर रखे हैं, अच्छी बातें हैं, आप लाइक और कमेंट करके अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और चलिए आपको हम बता देते हैं कि दोस्त आप टेस्ट कहां से दे सकते हैं। देखिए आपको बताते हैं कि दोस्त ये ERCB सर के नाम से क्या है कि एप्लीकेशन है, इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी पे क्या होगा कि नॉन स्टॉप टेस्ट जो है एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए कंटिन्यू चलती रहती है, तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। इसी पे क्या होगा कि कंटिन्यू टेस्ट होती रहेगी। ठीक है, तो देर मत कीजिएगा, फटाफट जाइए और इंस्टॉल कीजिए। और अगले दिन हम क्या करेंगे कि स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आपके सामने लेकर के आएंगे। चलिए इसी 18 नंबर सेट का। अब चलिए कि दोस्त हमें इजाजत दीजिए, क्योंकि फिर मिलेगी अगले दिन एक नए वीडियो एक नए सेट के साथ। तब तक जय हिंद दोस्तों।